वो खिड़की के पास खड़ा आसमान में न जाने क्या खोज रहा था, और फिर मोबाइल के बजने पर उसने चौंक कर देखा तो उसके प्यारे से दोस्त का फोन था। हेलो, कैसे हो? उससे फोन उठाते हुए खुशगवार लहजे में पूछा। तुम्हें इससे क्या? 5 वर्ष गुजर चुके हैं। तुमने जाने से पहले वादा किया था कि मैं आता रहूंगा, मगर ऐसे गए हो कि दोबारा वापस ही नहीं पलटे। ये बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ से रूठे रूठे अंदाज में कहा गया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। कोशिश करूंगा कि आऊं। कोई कोशिश नहीं, बल्कि लाजमी आना है। अरे, हमारी प्यारी सी गुड़िया की शादी है, और तुम अगर नहीं आए तो याद रखना, मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। और मामा ने भी यही कहा है कि तुम उनके दूसरे बेटे हो, और तुम्हारा शामिल होना बहुत जरूरी है। और हमारी गुड़िया मारिया, वो भी तुम्हारी मुंतजिर है। अब तुम हमें मायूस नहीं करोगे। दूसरी तरफ से बड़े मान मरे लहजे में कहा गया तो दिल से जैसे ठेस से सीटने लगी। वो नहीं जाना चाहता था। वो इस बेवफा की शक्ल देखने की खुद के अंदर हिम्मत नहीं रखता था। वो जानता था कि जब वो इसके सामने आएगी तो वो दोबारा से गुस्से में आएगा, और उससे वो सवाल पूछेगा जो बरसों से उसके दिल में था। जब उसने मोहब्बत उससे की थी तो फिर एकदम उससे दूर क्यों हुई? क्यों उसने पहली बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जबकि वो इससे पहले भी कई बार उसका हाथ थामकर उसे इजहार मोहब्बत कर चुका था? बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अभी बाकी था, और वो चाहता था कि वो एक बार मिलकर उससे दोबारा पूछे। लेकिन डर लगता था कि कहीं दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात ना कह दी जाए कि उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाए। सर झुककर कर उसने इरफान से आने की हामी भरी। अपने मॉम डैड को बताने के बाद वो अपनी टिकट कंफर्म करवाकर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था। इरफान मुतलाशी नजरों से बेचैन दिल के साथ एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में खड़ा था। अगले ही पल उसकी आंखें रोशन दीप की मानिक चमक उठी। चेकिंग के मराहल अबूर करता उसका जान से प्यारा दोस्त और कजन अरसम हुसैन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए एक हाथ से अपना बैग थामे, दूसरे हाथ में अपना ओवर कोट पकड़े, अपनी गहरी स्याह आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, नाक की सीट में चलता हुआ अपने प्यारे दोस्त अरफान की तरफ बढ़ रहा था, जो कि कब से इंतजार कर रहा था। वो सामने से आते अपने दोस्त की तरफ बढ़ता हुआ हजूम को चीरता जा लपटा। देखने वालों के लिए वो दीवाना मालूम हो रहा था। वो दोनों साथ में खेले और बड़े हुए। अरसम हुसैन उसकी मामा की कजन और दोस्त का भाई था, और दोनों के घर भी पास पास थे। मगर कुछ अर्सा कबल वो लंदन चला गया था और आज वापस आया था, और जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आनिया थी। इरफान ने बैग जमीन पर फेंका और मुस्कुराते हुए अरसम को गले लगाया। पल भर के लिए दोनों की आंखें नम हुई। 5 साल के तवील इंतजार के बाद अरसम और इरफान ने एक दूसरे का मोहब्बत बड़ा लम्स महसूस किया। चल, अब बस कर, मैं तेरी महबूबा नहीं हूँ। अरसम मुस्कुराता हुआ अपनी यार की पीठ थपकता उससे जुदा हुआ। याद है, महबूबा नहीं बल्कि महबूब है तू मेरा। इरफान ने मजाक किया। हट पीछे, लोग हमें मशकूक नजरों से देख रहे हैं। अरसम ने कौनी से मारते उसे हटाया। यार, तो किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा। इरफान ने अरसम के कसरती जिस्म को देखते हुए कहा, बाकी बातें बातें, भूख लगी है, घर चलते हैं। अरसम पेट पकड़ पोप कर बोला, अच्छा चल, फिर बताना मुझे कि कितनी गोरी मैम तेरे प्यार में तड़पती है। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरसम भी मुस्कुरा दिया। रात की स्याही हर शेर पर काबिज थी। दोनों दोस्तों ने हंसते खेलते घर का सफर तय किया। रात की फ्लाइट की वजह से वो घर पहुंचे तो सुनाटे ने उनका इस्तकबाल किया। सब सो चुके थे सिवाय अनिया के, जो टीवी पर ड्रामा देखने में मगन थी। इरफान के चेहरे पर नागवारी और गुस्से के आसार थे। उसकी लापरवाही से मैं तंग आ गया। और बड़बड़ाता वो उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। आनिया ने उसकी हालत देखी तो सर झुका लिया। अस्सलाम वालेकुम। उसे बामुश्किल सलाम किया। कब अकल आएगी? इतनी लापरवाह क्यों बनी हुई हो? इरफान ने गुस्से से कहा, मैं बस टीवी देख रही थी। आनिया ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जाओ, खाना लगा दो हम दोनों के लिए, हम फ्रेश होकर अभी आ रहे हैं। अरसम ने कहा। आनिया किचन की तरफ दौड़ी अपने आंसुओं को पोंछ कर। यार, क्यों डांटा उसको? इतनी बड़ी तो कोई खता नहीं हुई थी। अरसम ने कहा, इस लड़की के दिमाग खराब है, इसका लापरवाह अंदाज मुझे एक आंख नहीं पाता। अरफान ने जवाब दिया, इसकी शादी होगी तो इसका शौहर ही खुद ही सुधार लेगा। अरसम ने कहा, बदकिस्मती से वो शौहर मैं हूँ। अरफान ने कहा, यही ख्वाब है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी है। अरसम ने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या अनिया जानती थी? उसने मेरे जज्बात से खेला क्यों? अरसम ने कमरे से बाहर निकलते हुए सोचा। मुबारक हो अनिया, उसने कहा जब अनिया को देखा। कहाँ जा रही हो? अनिया उसे देखते जाने लगी तो वो आगे बढ़कर बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अरसम। अनिया ने सख्ती से कहा, ये तुम्हारा नया रूप है। अरसम ने हैरत से पूछा, आप जाए, मुझे बात नहीं करनी। अनिया ने जवाब दिया।
اگر تم میرے دوست کے ساتھ کچھ کیا تو میں تمہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا، ارسم نے سخت لہجے میں کہا۔ تو وہ لب پیچ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا؟ عرفان نے انیا اور ارسم کو ایک دوسرے کے روبرو کھڑا پایا تو سنجیدگی سے کھویا ہوا۔ انیا کی سانس اٹکی تھی، لیکن ارسم کے جواب پر اس کی سانس دوبارہ بحال ہوئی۔ وہ آنسو حلق میں اتارتی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ارے کچھ نہیں یار، میں انیا سے کھانے کے بارے میں معلوم کر رہا تھا کہ کھانا گرم ہوا بھی یا نہیں۔ ارم نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تم تو فریش ہونے گئے تھے نا، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ عرفان نے پوچھا۔ اصل میں مجھے نا بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے، اس لیے فریش ہوئے بغیر ہی آ گیا۔ اب تم کیا تفتیشی آفیسر بن گئے ہو؟ کھانا کھاتے ہیں۔ ارسم نے عرفان کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی میز تک لے گیا۔ انیا اب میز پر سلیقے سے کھانا سجا رہی تھی۔ انیا کو سلیقے سے کھانا لگاتے دیکھ ارسم کو جھٹکا لگا کہ وہ لا ابالی سی انیا تو نہیں تھی جس کو وہ 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ انیا کا سنجیدہ چہرہ ارسم کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی؟ ارسم کو شدت سے دل کیا کہ انیا کو زور زور سے جھنجھوڑ ڈالے۔ آخر یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھتا تھا کہ انیا اپنی زندگی میں خوش ہوگی، لیکن انیا کا ہر جذبات سے آری چہرہ، ویران آنکھیں ارسم کو کھٹک رہی تھی۔ ارسم کھانا کھا یار، کیا سوچ رہا ہے؟ عرفان نے ارسم کا شانہ ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں کچھ نہیں، کھا رہا ہوں۔ ارسم اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آ کر کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ انیا چائے لے آؤ، ہم کھانا کھا چکے ہیں۔ عرفان کی آواز پر انیا بوتل کی جن کی طرح چائے لے کر حاضر ہوئی۔ چائے پینے کے بعد ارسم اور عرفان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انیا اپنا کام ختم کر کے چھت پر چلے گئی تاکہ اپنے دل کا غبار نکال سکے۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تھی چھت پر جا کر تنہائی میں خدا سے شکوہ شکایت کرتی۔ آج بھی ارسم کو دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے اور ان پر نمک کا کام ارسم کی باتوں نے سر انجام دیا۔ کیوں آئے ہم وہ واپس؟ کیوں اتنی مشکلوں سے تو خود کو سنبھالا تھا؟ کیا پھر مجھے امتحان سے گزرنا ہوگا؟ انیا آسمان کی طرف رخ کی اپنے خدا سے محو گفتگو تھی۔ آنسوؤں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ زیادہ دیر تک خاموش نہ رہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارسم نے انیا کی کلائی تھام کر پوچھا۔ انیا نے چونک کر ارسم کی طرف دیکھا۔ ارسم کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر کی معمولی سی جھلک دیکھ کر انیا کا چہرہ قیمتی موتیوں سے تر ہوا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک کی آنکھ میں شکوہ تھا اور ایک کی آنکھوں میں اشک کا طوفان۔ انیا رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارسم نے ایک جھٹکا دے کر انیا کو اپنے روبرو کھڑا کیا۔ ارسم دعا کرے میں مر جاؤں۔ انیا روتی روتی ارسم کے سینے سے جا لگی۔ ارسم پہلے تو حیران ہوا، پھر انیا کے لفظ سن کر تڑپ اٹھا۔ ارسم نے انیا کے دونوں بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں قید کیا اور زور سے جھنجھوڑتے خود سے دور کیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ خبردار جو تم نے آئندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ ارسم کے لہجے میں پہلے والی نرمی کی جگہ سختی تھی۔ ارسم کی مضبوط گرفت اپنے بازو پر محسوس کر کے انیا اپنے حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ انیا نے ایک نظر سامنے جبڑے بیچے کھڑے ارسم پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے ارسم کی سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتی اس سے دور ہوئی۔ آپ چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ انیا خزیانی انداز میں چیخی، الٹے قدموں چھت کی سیڑھیاں عبور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ارسم کھڑا حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انیا کی اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ ارسم کو کسی نفسیاتی مریضہ سے کم نہیں لگی۔ عرفان کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر ارسم بھی سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ آسمان اپنی کالی چادر اڑا کر سفید اجلا لباس دار چکا تھا، جس کی سفیدی ہر شے کو اپنی چھاؤں میں لپیٹتی نکھار گئی تھی۔ کھڑکی سے جھک کر آتی کرن اپنے چہرے پر محسوس کر کے انیا کی آنکھوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھلتے اس نے خود کو بستر کی بجائے دروازے کے ساتھ لگا پایا۔ رات کو چھت سے واپس آ کر انیا دروازے سر گئی، روتے روتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ انیا کی نظر یکدم دیوار گر گھڑی پر گئی جو 9 کا ہندسہ پار کرنے کو تھی۔ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ عرفان تو جاج بھی ہوں گے، آفس واپس آ کر خوب جھاڑ پلائیں گے مجھے۔ انیا کو عرفان نے سختی سے صبح 8 بجے اٹھنے کا کہا تھا۔ وہ صبح جلدی آفس جاتا تھا، اس لیے ابھی سے انیا کو اپنا پابند کر رہا تھا، لیکن آج انیا اپنی شامت کو دعوت دے چکی تھی۔ انیا خود کو ملامت کرتی فریش ہونے چلی گئی۔ عرفان کے مزاج آج کافی خراب تھے۔ وہ انیا کی رات والی حرکت فراموش نہ کر سکا۔ وہ ایک اور غلطی کر بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ آفس روم میں داخل ہوتے ہی کے سامنے ارمیشا کو دیکھ کر عرفان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس پورے آفس میں عرفان کو اس لڑکی سے الگ ہی انسیت تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ گڈ مارننگ مس عریشہ، تو کیا شیڈیول ہے آج کا؟
इरफान ने अपनी सरबराही कुर्सी पर परजुमान होते ही इस्तफार किया। अमीशा ने बिना वक्त का ज़ाया किए इरफान को आज के शेड्यूल के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। अमीशा का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अमीशा की वालदा सोम व सलाद की पाबंद थी। अमीशा अपनी वालदा का पढ़तो थी। अपनी माँ की तरह 5 वक्त नमाज की पाबंद परहेजगार पा पड़ता थी। खूबसूरती तो जैसे उसको खुदा की तरफ से तोहफा था। उसके चेहरे पर झलकता नूर, गोरा रंग, लंबा कर, हिरनी जैसी खूबसूरत चमकती आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े होठ, रूई के गालों जैसे फूले फूले रुखसार, लंबे घने बुरे बाल। वो खुद को छुपा कर रखती थी। अमीशा के वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब से उन्हें नशे की लत लगी वो सारे रिश्ते फरामोश कर गए। अक्सर वो नशे की हालत में अमीशा की वालदा को मारते पीटते, पैसों का मुतालबा करते। उनके पास जो होता वो दे देती। घर में फाकों की नौबत आन पड़ी। अमीशा ने नौकरी करने का फैसला किया। इरफान अपने एक दोस्त से उसके ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने गया था। वहां उसे अमीशा रोती हुई मिली। इरफान के समझ में ना आया कि क्या करे। वहां आस पास कोई मौजूद भी नहीं था। सुने, आप क्यों रो रही हैं? इरफान ने थोड़ा झुककर नरमी से इस्तफार किया। किसी मर्द की आवाज अपने इतने करीब सुनकर अमीशा ने झटके से सर उठाया। अमीशा के सामने 3 पीस सूट में मलबूस एक नौजवान खड़ा था। बूढ़ी आंखें, ब्राउन बाल, 6 फीट से निकलता कद, चौड़े शाने, गंदमी रंगत, लंबी घनी पलकें, चेहरे पर चमकती हल्की दाढ़ी उस नौजवान की वजाहत में इजाफा कर रही थी। एक पल को इस खूबरू मर्द के सहर में खो गई, लेकिन अगले ही पल उस पर खूब खौफ तारी हो गया। मिस, अब घबराए नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप पुरसुकून हो जाए। इरफान के इतने नरम और अपनायत बड़े लहजे पर अमीशा को कुछ सुकून मिला। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। क्या आप मुझे बताएंगी, आप यहाँ लिफ्ट में बैठकर क्यों रो रही थी? मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है, लेकिन हर कोई मेरे पर्दे पर एतराज़ करता है। मेरी तालीम भी कम है, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। घर में फाकों की नौबत आ गई है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अमीशा बकायदा पूट पूट कर रोने लगी। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, कल आप मेरे ऑफिस में आए, ये मेरा कार्ड है। इरफान को अमीशा के आंसू देखकर तकलीफ हुई। अमीशा ने आंसुओं को पूछते हुए कार्ड थाम दिया। अब आप घर जाएं, कल 9 बजे ऑफिस में मिलेंगे। इरफान ने संजीदगी से कहा, जी सर, मैं पहुंच जाऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। इरफान नकाब की वजह से उसकी मुस्कुराहट तो ना देख सका, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक देखकर हल्का सा मुस्काया। अच्छा सुने, अमीशा जाने को कर दी थी। इरफान की आवाज पर रुख मोड़कर इरफान को सवालिया नजरों से देखने लगी। ये कुछ पैसे रख ले। इरफान ने 1000 के 4-5 नोट निकाल कर अमीशा के सामने किए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। अमीशा नफी में गर्दन को हिलाते हुए बोली, मैं आपको उधार दे रहा हूँ, ये पैसे मैं आपकी तनख्वाह में से काट लूंगा। अमीशा ने हैरानगी से इरफान की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो, जॉब मिल गई है आपको? इरफान ने नरमी से कहा, शुक्रिया सर। अमीशा ने पैसे लिए और वहां से निकल गई। इरफान को वैसे भी एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, जिसके लिए वो इश्तेहार देने का सोच रहा था। अमीशा को देखकर उसने इसे एक मौका देने का सोचा और अमीशा को नौकरी देने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अमीशा हर काम जल्दी सीख गई। वो बहुत मेहनत और लगन से काम करती थी। इरफान उसके काम से खुश था। वो हर काम वैसा ही करती जैसा वो चाहता था। एक दफा उसके दिल में ख्याल आया, काश अन्या अमीशा जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कोई किसी की तरह नहीं बन सकता। वो महज ताज्जुब से सोच कर रह गया। अरसम और अन्या में दोबारा कोई बात नहीं हुई थी, मगर वो बहुत उलझा था। उसकी कल रात रोने से और फिर अरफान के रवैये से। वो बात करना चाहता था, लेकिन वो अनजान बनी थी। क्या पक रहा है? अरफन से ज्यादा देर अनिया की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई। सो खुद ही हथियार डालता किचन में नाजिल हुआ। नाश्ता बना रही हूँ, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं ला रही हूँ नाश्ता। अनिया स्मार्ट लहजे में जवाब देती पराठा बेलने में मसरूफ हो गई थी, जैसे किचन में उसके अलावा कोई जीरो मौजूद ना हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अरसम ने अनिया का बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। अरसम का जब जवाब दे गया था। उसको अनिया की बिला वजह की बेरुखी एक आंख नहीं पा रही थी। ये जुल्म अलग था कि अनिया के अंदर इतने बदलाव की वजह क्या है। शोक चंचल सी अनिया सुगर घरेलू दोशीजा कैसे बन गई? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दे मेरा बासु। अनिया का गुस्सा भी अरूज पर था। पहले वजह बताओ तुम्हारी इस बेरुखी की। 5 साल पहले तो मैं खामोशी से चला गया था, लेकिन अब मैं वजह चाहने बगैर खामोश नहीं रहने वाला। अरसम का जिद्दी लहजा अनिया को सहमा गया। प्लीज अरसम छोड़ दे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, प्लीज। अनिया की आंखों में बूंदाबांदी के आसार बाज़ नजर आ रहे थे। कुछ देर में जोरों शोर से बारिश का भी अमकान था। अरसम में दोबारा हिम्मत नहीं थी कि अनिया की आंखों को बढ़ता देखने की। वो अनिया का बाजू झटकता किचन से बाहर निकल गया।
अन्या आंसू पोंछती पीछे मुड़ी तो जला हुआ पराठा अन्या का मुंह चुरा रहा था। भाई, अरसम किचन से बाहर ही निकला था कि सामने से तेज घाम की रफ्तार से आती मारिया उसके सीने से आ लगी। सुबह हो गई है क्या हमारी गुड़िया की? अरसम ने मारिया के बालों पर बान भरा हाथ फेरता हुआ गोया हुआ। ये क्या तरीका है भाई से मिलने का? न सलाम न दुआ, बस बावलों की तरह शोर करती हुई हाजिर हो गई। मारिया के इतने पुरजोश इस्तकबाल पर सलमा बेगम मारिया पर बरस पड़ी। कोई बात नहीं मामा, मुझे मारिया के इस्तकबाल करने का यही अंदाज पसंद आया। वो सलमा को माँ जैसा ही समझता नहीं था, बोलता भी था। सब ने अपनी प्यारी बहन की हमात पे बोलना जरूरी समझा। आ जाए, सब नाश्ता कर ले। अनिया की आवाज पर सब अनिया की तरफ मुतवज्जा हुए। शर्म कर लड़की, अनिया तुमसे छोटी है लेकिन हर काम में तुमसे आगे है। जैसे अनिया इस घर की बेटी है वैसे तुम भी हो, तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए बहन के साथ काम में। सलमा बेगम एक बार दोबारा फिर शुरू हो चुकी थी। खाला जान कोई बात नहीं, इतना तो कोई काम नहीं होता, वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, फिर ये अपने घर सुधार जाएगी, आराम करने दे इसे कुछ देर। अनिया ने अपनी प्यारी सहेली प्लस बहन प्लस कजन की दरगत बर्दाश्त न हुई तो इसकी हमायत में बोल पड़ी। हाँ हाँ, खूब आराम करवाओ, तुम सब ने ही तो बिगाड़ दिया इसको। सलमा बेगम खफकी से गोया हुई। मामा, मुझे भूख लगी है, बाकी के शिकवे बाद में कर लेना आप। मारिया पेट पकड़ती हुई बोली तो सब मुस्कुरा दिए। नाश्ते के बाद सभी अपने काम में मसरूफ हो गए थे। अरसम अकेला बैठा बैठा बोर हो गया तो सलमा बेगम से इरफान के ऑफिस का पता मालूम करके ऑफिस के लिए निकल गया। सुने सर, आप कौन है? अरसम इरफान के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसे कब से निस्वानी आवाज आई। अरसम पीछे मुड़ा तो अपने आप को अबाया में छुपाए एक लड़की खड़ी अपनी हिरनी जैसी आंखों से अरसम को घूर रही थी। अरसम पहले हैरान हुआ, फिर खुद को संभालते हुए अनिया को जवाब देने के बजाय सवाल दाग दिया। मैं जो कोई भी हूँ, आपसे मतलब देखे, पहले आप बताएं आप कौन है, और अगर सर से मिलना चाहते हैं तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। सर ऐसे किसी से नहीं मिलते। अनिया अपनी सेक्रेटरी होने का फर्ज पूरी सदाकत से अदा कर रही थी, ये जाने बगैर कि सामने कौन खड़ा है। मुझे आपके इरफान सर से मुलाकात के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं उनसे किसी भी वक्त मिल सकता हूँ, सो मैं चलता हूँ। अरसम दोबारा रुख मोड़े इरफान के ऑफिस की तरफ बढ़ा। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती, आपको सब बिजी होंगे। अन्या अब अरसम के सामने तन कर खड़ी हो गई थी। अरसम ने एक बेजार सी सांस खारिज की। उफ, क्या मसला है तुम्हारा? अब आया गर्ल, जान दो ना। अरसम ने चिंचिलाते हुए कहा। आप किस बात का शोर है ये? अनिया के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे कि इरफान की आमद पर। इरफान उन दोनों की बहस सुनकर बाहर आया था। सामने खड़े अरसम को देखकर उसका सारा मामला उसे समझ आ गया। सर, ये बिना अपॉइंटमेंट के आ गया है, न जाने कौन है और कब से आपसे मिलने की ये बाजित है। अन्या ने अपनी तरफ से बात साफ की। ठीक है अन्या, आप जाइए, 2 कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बनाकर मेरे ऑफिस बुलाए। इरफान नरमी से कहता हुआ अरसम को अंदर आने का इशारा करता खुद भी अंदर चला गया। अन्या नासमझी से देखती रही, फिर कंधे उचकाकर कॉफी बनाने चली गई। ऑफिस आना था तो मुझे कॉल ही करते थे, इरफान ने शिकायती लहजा में कहा। अच्छा, मैं कॉल कर देता, बेमुरव्वत आदमी तो, जो जैसे मुझे बताए बगैर 3 औरतों के रहमो करम पर छोड़ आया था। बेवफा आदमी, तुझसे ये ना हुआ कि दोस्त के आने की खुशी में एक दिन की छुट्टी कर लेता। मैं ही पागल हूँ जो इतनी दूर से चला आया अपने दोस्त के लिए। मुझे क्या मालूम था कि मेरे दोस्त के पास तो वक्त ही नहीं, अपने बचपन के दोस्त के लिए। अरसम ने एक के बाद एक सारे शिकवे कर डाले थे। इन 3 औरतों ने क्या तुझसे झाड़ू पोछा लगवाया है जो वहां से भागा है? मुझे तो लग रहा है शिदाते साहिब आराम के मूड में होंगे, मेरी छुट्टी का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं ऑफिस चला आया। सोचा था दोपहर तक लौट आऊंगा, लेकिन तुम तो खुद ही नाजिल हो गए हो। इरफान ने भी एक एक करके अरसम के सारे शिकवे दूर कर दिए। अच्छा, ये तो बता कि अपाया कल कौन है? अरसम को अरमिशा का ख्याल आया था। वो सेक्रेटरी है मेरी, अरमिशा। अरफान के लहजे में अरमिशा के जिक्र पर इंतहा की नरमी थी। अरसम को शक ने आन घेरा, कहीं इरफान अरमिशा को पसंद तो नहीं करता, क्योंकि उसने जितनी नरमी से इरफान को अरमिशा से बात करते देखा था, इतनी नरमी से उसने किसी लड़की से बात नहीं की थी सिवाय मारिया के। अरसम के दिल में मोहम सी उम्मीद जागी। इरफान और अमीशा को एक करके अनिया तक रसाई की। सर, मे आई कम इन? अमीशा इजाजत तलब करती दरवाजे के पार खड़ी थी। कम इन। इरफान ने नरमी से इजाजत दी। सर, ये कॉफी। अनिया ने कॉफी की ट्रे टेबल पर रखी। थैंक यू अमीशा, अब आप जा सकते हैं, कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगा आपको, इरफान मशकूर अंदाज में जवाब देता अरसम को झटके पे झटके दे रहा था। अरसम ने इरफान का इम्तिहान देना जरूरी समझा। मिस अरमिशा। अरसम ने कॉफी का कप लबों से हटाकर अरमिशा को पुकारा। जी सर।
वो दरवाजे तक पहुंची, दोबारा पलटकर इरफान के सामने आ खड़ी हुई। मिस अमीशा, मैंने पुकारा था आपको, आपके बॉस पीते होंगे ऐसी कड़वी फीकी कॉफी, मैं जरा मीठा तेज पीने का आती हूँ, अब ये कप लो जाए और मैं इसमें चीनी में डाल कर लाई। अरसम के हाकमना अंदाज में अमीशा ने एक नजर इरफान को देखा, जिसने गर्दन की हल्की सी जंबिश से इजाजत दी। अमीशा खामोशी से कप लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। ये क्या हरकत थी? ठीक तो है कॉफी में मीठा? अमीशा के जाने के बाद इरफान ने अरसम को आड़े हाथों लिया। अरसम जो कब से इरफान के बिगड़े जाविये देख रहा था, मायने खेज अंदाज से मुस्कुराया। अब तुम्हारी इस मुस्कुराहट से क्या मतलब अखज करूं मैं? वो तुम्हें पसंद है? अरसम ने सीधे मुद्दे की बात की। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मंगनी शुदा हूं मैं। इरफान ने तब कर कहा, निकाह शुदा तो नहीं हो, और वैसे भी मंगनी को इतना मजबूत रिश्ता नहीं। मंगनी के बाद दिल में किसी और के बसने की गुंजाइश रहती है। ये तुम अपनी लंदन वाली सोच ना अपने पास रखो। मान लो इरफान, मत बर्बाद करो अनिया की जिंदगी। तुम नहीं चाहते उसे। तुम्हारे लहजे और नजरों में कभी मैंने अनिया के लिए वो अनसियत और नरमी नहीं देखी है जो आज अरमीशा के लिए देखी है। अरसम ने साफ गोई का मुजाहरा किया। यार बंद करिए बकवास, लेकिन निकाह के बाद खुद ही सब ठीक हो जाता है। इरफान बेजार हो गया था इस बहस से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरसम खामोश हो गया। इरफान अपनी ठंडी होती कॉफी को अपने अंदर ढेलने लगा। इरफान और अरसम दोपहर को खाने के वक्त घर लौटे थे। किचन में काम करती अनिया को देख इरफान का सुबह वाला गुस्सा उद आया था। अनिया का दिमाग ठीक करने का इरादा करता वो अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। अरसम भी इरफान की हमरा अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद दोनों निखरे निखरे से कमरे से बाहर निकले और डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी अपनी जगह संभाली। बच्चों, कब आए तुम दोनों ऑफिस से? सलमा बेगम ने हैरत का मुजाहरा किया। जब आप अपने खूबसूरत हाथों से खाना बना रही थी न, तब हम आए। अरसन ने लतीफ सा जवाब दिया। चल हट शरीर। सलमा बेगम अपनी छींक मटाने को अरसम को डांटती खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। अरफान भी खामोशी से खाना खा रहा था। अनिया और मारिया भी एक दूसरे से जाने कौन सी राज और न्याज की बातें करती खाने में लुत्फानंदोज हो रही थी। अनिया, एक कप चाय रूम में लेकर आओ। इरफान दीपकन से हाथ मुड़ता अनिया को हुक्म देता कमरे में चला गया। अनिया समझ गई थी कि इसकी सजा मिलने का वक्त हो गया। उसने बेबसी से सलमा बेगम की तरफ देखा। वो भी उसकी हमदर्दाना नजरों से देख रही थी। अनिया अपना खौफ दिल में दबाए किचन में चली गई। अरसम खामोश बेटा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मारिया हर शय से बेनियाज अपनी पेट पूजा में मगन थी। सलमा बेगम भी अनिया के पीछे है। बेटा, अब तुमसे कौन सी खता सरजद हो गई है जो अब अरफान तुम्हें अपने कमरे में आने का हुक्म दे रहा है? सलमा बेगम की बात पर अनिया के कान काम करते हाथ थम गए। वो रुख मोड़कर भीगी आंखों से सलमा बेगम को दिख रही थी। क्या हुआ बेटा, कुछ बताओ तो सही मुझे। सलमा बेगम ने अनिया के रुखसारों पर बहते अश्क अपने अंगूठे के पूरों से साफ किए। खाला, वो मुझे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे मुझ पर। मैं सुबह देर से उठी थी ना, इनको नाश्ता भी नहीं दिया। बेटा, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो ये रखे सजा दे। क्या करूं मैं इस लड़के का, जाने किस बात का बेर है। जब से हमने इसको अनिया और इसकी बचपन की मंगनी का बताया, तब से इसने अनिया को जरखीत गुलाम ही समझा हुआ है। हम समझाते हैं तो कुछ कहता है कि हमारे दरमियान मत बोले, जिंदगी हमें साथ गुजारनी है, आप लोगों ने नहीं। सलमा बेगम ने पे दर पे अरसम के सर पर बम फोड़े। अरसम ने एक नजर अनिया को देखा। वो अपने बेख्तियार बहने वाले आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरसम को अनिया के इतने डर जाने का राज मालूम हो गया था। अरफान ने डरा डरा कर अनिया को बदल दिया था। अम्मा, आप फिक्र न करें, मैं समझाऊंगा उसको। अब जाएं, रूम में जाकर आराम करें। अरसम ने सलमा बेगम को इत्मीनान की डोर थमाई। सलमा बेगम आंसू पोंछती किचन से निकल गई थी। अब अरसम का रुख अनिया की तरफ था। तो ये है वजह तुम्हारे इन आंसुओं की? अरसम ने अनिया की आंखों से गिरते हुए मोती को अपनी शहादत की उंगलियों पर चुना था। अरसम, आप जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अनिया अरसम से नजरें चुराते हुए रुख मोड़ गई थी। अरसम ने अनिया का बाजू अपनी मजबूत हाथों में जकड़कर अनिया को अपने मुकाबिल खड़ा किया। अनिया के मुंह से सिसकी बरामद हुई। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। अनिया अरसम की गिरफ्त में फड़फड़ाई गोया हुई। रात को सबके सोने के बाद मुझे छत पर मिलना। अरसम ने अनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसे एक झटके से छोड़ा। मैं नहीं आऊंगी, और ना ही मुझे आपसे मिलना है, ना कोई ताल्लुक रखता है, समझिया? आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा। अनिया घरा गई थी। अरसम की इस कदर नजदीकियां अनिया को कमजोर बना रही थी। वो खुद को मजबूत साबित कर रही थी। मेरे सामने कैसे जुबान चढ़ रही है? इरफान के सामने तो तुम गोयाई से महरूबी हो जाती हो। रात को मैं तुम्हारी छत पर इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अरसम अनिया पर तंज का तीर चला था, उसे हुक्म सुना था।
कर किचन से बाहर चला गया था। अरसम के बारे में सोचने का वक्त अभी अनिया के पास नहीं था। अरसम के जाते ही अनिया ने शुक्र का एहसास किया और वो कप चाय के सलीके से ट्रे में सजाकर किचन से बाहर निकल आई। इरफान के कमरे के करीब पहुंचते ही जाने कहा से अरसम आदम का वो बिना कुछ कहे अनिया के हाथ से ट्रे लेता उसके कमरे में चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अनिया को अरसम को रोकने का मौका भी न मिला। अनिया को जब तक सब समझ आया अरसम चाय लेकर जा चुका था। मुझे क्या, मैं तो बच गई। अनिया कंधे उचकाती अपने कमरे में चली गई। तुम क्यों ले आए चाय? मैंने अनिया को कहा था। अनिया ही ला रही थी चाय। मैं तुम्हारे रूम में आ रहा था तो मैंने न ले आया। अच्छा है। असल बात तो ये थी कि अरसम ने अनिया को इरफान के गुस्से से बचाने के लिए तरकीब अपनाई थी। रात का वक्त था, तारे चमक रहे थे, चांद अपनी चांदनी पर हर सू फैला हुआ था। एक हाथ में सिगरेट दबाए, एक हाथ में अपनी सुलग सिल्की बाल सवार था। छत पर बैठा अरसम अनिया का इंतजार कर रहा था। गर्मी के दिन थे, ऐसे में रात की ठंडी हवा अंदर तक सुकून बख्श रही थी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कुछ पल गुजारने के बाद अरसम को अपने पीछे अनिया की आवाज सुनाई दी। अरसम ने सिगरेट जमीन पर मस ली, फिर दोनों हाथों का दबाव जमीन पर डालता उठ खड़ा हुआ। हाथ झाड़ता, शाहाना चाल चलता अनिया के मुकाबले खड़ा हुआ। अनिया को बिना मौका फराहम किया अरसम ने अनिया के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े, खुद को इतने करीब कर लिया कि मुकाबले की सांसें अरसम को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, मुझे किस लिए नखरे दिखाती हो? 5 साल कब्र छोड़ा तुमने मुझे, थप्पड़ तुमने मुझे मारा, गुस्सा तुमने किया मुझ पर, फिर मुझे किस गुनाह की सजा दे रही है? अरसम का चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हुआ जा रहा था। दिमाग की नसें वाज़िया नजर आ रही थी। अनिया अपनी तकलीफ बुलाकर अरसम का तेज से बड़ा चेहरा तक रही थी। जवाब तो मुझे। क्यों अनिया? क्यों? मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो? मुझसे ऐसी कौन सी खता होगी जो तुम मुझसे कलाम करना भी पसंद नहीं करती? अरसम दहाड़ा था। अनिया आंखें मीच के, अरसम मुझे दर्द हो रहा है, बाल छोड़े मेरे प्लीज। अनिया की आंखों से गर्म स्याल बह रहा था। गुलाब के माने चेहरा जर्द पड़ गया था। अरसम ने एक झटके से अनिया के बाल छोड़े। अनिया जमीन बोस होते होते बची। अनिया, मुझे जवाब चाहिए। मेरे दिमाग की नज़ें फट जाएगी। आखिर तुम इतना कैसे बदल गई? 5 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया उसकी वजह क्या थी? क्या तुम वाकिफ थी इरफान और अपने रिश्ते से? अनिया को डरता देख अरसम थोड़ा नरम पड़ा था। अरसम बेबस हो गया था। इन 5 सालों में उसे पल पल अनिया की याद आती थी। उसका अचानक बेगानगी का इजहार करना अरसम को अंदर ही अंदर खलता था। उस दिन जब आप मुझसे आखिरी दफा मिलने आए थे, उससे एक दिन कबल मैंने खाला चांद, तायाचंद और इरफान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। आनिया, जो इरफान के हुक्म पर मुंह बसोरती, 3 कप चाय बनाकर ताया के कमरे के बाहर खड़ी थी। उससे पहले वह दरवाजा खोलती, अंदर से आने वाली आवाजों ने अनिया के कदम छिल कर दिए। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अनिया के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। जैसे मारिया है वैसे ही अनिया मेरे लिए है। मैं कैसे उससे शादी कर लूँ? इरफान ने अपने माँ बाप का एहतराम करते धीमे लहजे में अपनी बात अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश की। बेटा, हम जानते हैं इस रिश्ते को कबूल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन तुम्हारे मरहूम चाचा चाची और दादी की ये ख्वाहिश थी। तुम 20 साल के हो, अनिया 15 साल की है। शादी अनिया की तालीम मुकम्मल होने के बाद करेंगे या जब तुम कहोगे। जब करेंगे। तुम्हें हमने इसीलिए ये सब अभी बताया कि तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लो। लड़कियों को क्या है, वो अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर लब्बैक कह देती हैं। हिशाम साहिब ने इरफान को रसान से समझाया, लेकिन इरफान गुस्से का तेज उल्टी खोपड़ी का मालिक था। उसने हमेशा हर चीज अपनी ख्वाहिश से ली थी, किस शरीके हयात अपनी मर्जी की क्यों नहीं। यही सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। तो अपना गुस्सा जब्त करता बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकल आए। अनिया इरफान के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदमों की छनक सुनकर भाग गई थी। दरवाजे के पास मेज के ऊपर रखी चाय की ट्रे पर इरफान की नजर पड़ी तो वो समझ गया कि अनिया सब सुन चुकी है। उसके चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट चमकी। अनिया बीबी, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम खुद मना करोगी इस रिश्ते से। इतना सच करूंगा कि तुम्हें कि मेरे नाम से भी कांपोगी। इरफान खुद कलामी करता अपने कमरे में चला गया। चाय की ट्रे लेने के इरादे से आती अनिया इरफान की खुद कलामी सुनकर सच में कांप गई थी। उसने दिल में अहद किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरी ईमानदारी से ये रिश्ता निभाने की कोशिश करेगी। उस दिन मुझ पर जो इंकशाफ हुआ सब वो मेरे लिए मेरी रूह निकालने से जैसा था। मैं कैसे अपने मरहूम माँ बाप की ख्वाहिश को रद्द करती थी, इसलिए मैंने आपको खुद से दूर कर दिया और खुद को इरफान के रहमो करम पर छोड़ दिया। उस दिन के बाद इरफान बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते, 1-2 दफा तो थप्पड़ भी मारा था। वो मुझे अपना
खीस गुलाम समझते थे। अपना सारा काम मुझसे करवाते, मुझे जलील करने का मौका कभी नहीं हाथ से जाने देते। खाला और ताया जान इनको समझाते तो एक कान से सुनकर और दूसरे कान से निकाल देते। शायद मेरे नसीब में इरफान के हाथों की फटकार ही लिखी है। प्यार तो दूर की बात है, मुझे आज तक उनके लहजे में अपने लिए नरमी का अंसर तक नहीं पाया। अन्या खामोश हो चुकी थी, उसकी आंखें अश्कबार थी। अरसम का दिल जोर से फट पड़ा। उसकी आंखें, जिसको उसने कांटे भी चुभने नहीं दिया था, वो कितना सहती रही। लेकिन अभी उसके दिमाग में इस सवाल गर्दिश कर रहा था जिसको उसने जुबान तक लाई थी। अनिया, क्या तुम इरफान से मोहब्बत? नहीं अरसम, नहीं। जिसने मेरी जिंदगी के 5 साल अजियत में बदल दी, मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? अरसम, मैं चाहकर भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाई। मैं आज कबूल करती हूँ, मोहब्बत है मुझे आपसे, लेकिन हमारी मोहब्बत की तकमील नामुमकिन है। चले जाए, आप वापस चले जाए। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने किसी और का होते नहीं देख सकता। अरसम हुसैन अल्दिया सुल्तान को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। अरसम की आंखों में मिर्च सी बढ़ गई, आंखें लाल हो गई, आंसू झलकने को बेताब थे। वो अनिया के हाथों से अपनी गिरबान आजाद करवाता रुख फेर गया। अनिया मुंह पर हाथ रखती रोती हुई नीचे चली गई। अरसम की निगाहों के किनारे पर ठहरे आंसू रुखसारों पर बह निकले। अनिया दूसरे दिन सुबह वक्त पर बेदार हो गई थी। उसकी सुर्ख आंखें रात भर ना सोने की चुगली खा रही थी। अरसम की भी सारी रात अंगारों पर गुजरी थी। उसका दिल दर्द से फट रहा था। अपनी मोहब्बत खुद कुर्बान करना उसके लिए आसान नहीं था। वहशत हूँ, रोग हूँ, अफसोस हूँ मैं। सर से पांव तक लिपटा एक सोग हूँ मैं। खाला जान, इरफान नहीं उठे अभी तक। वो तो मुझसे पहले उठकर खाने की मेज पर बैठे होते हैं। बेटा, उसकी आज जरूरी मीटिंग थी तो जल्दी चला गया ऑफिस। तुम परेशान ना हो और नाश्ता कर लो। सलमा बेगम ने अनिया का डर दूर किया। खाला जान, मारिया उठ जाए तो उसके साथ नाश्ता करूंगी। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम किचन संभालना, मैं जरा मासी से सफाई करवाऊं। सलमा बेगम ने अनिया का रुखसार थपथपाए किचन से बाहर निकल गई। अनिया किचन समेटने में मसरूफ थी। इरफान का रवैया अनिया के साथ रूखा सा हो गया था। उसने अनिया को डांटना, उस पर गुस्सा करना, यहाँ तक कि अपना काम करवाना भी छोड़ दिया था। वो खुद कर लेता या करवा लेता, और न अपने सारे काम सलमा बेगम से ही करवाता था। दूसरे लफ्जों में वो अनिया से बिल्कुल दा ताल्लुक हो गया था। सब हैरान भी थे और खुश भी कि वो अनिया को तंग नहीं करता। शायद वो अनिया को पसंद करने लगा था, लेकिन अनिया का सुकून गार खोकर रह गया था। इरफान की आंखों का सड़पन उसे किसी बड़ी सजा का सिग्नल दे रहा था, लेकिन वो खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसकी खैरियत भी इसी में ही थी। माजी, अनिया और अरसम की उम्र में काफी फर्क था। वो उससे 7 साल छोटी थी, मगर वो बहुत अजीज थी। जब दोनों साथ होते तो सबकी नाक में दम के रखते। दोनों के मिजाज एक जैसे थे, शौक, चंचल शरीर। इन दोनों की शरारतों का अक्सर निशाना अरफान बनता था, क्योंकि वो इन दोनों के मुकाबले में काफी संजीदा था। अन्या कम उम्र थी, प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात का तो उसे इल्म ही नहीं था, लेकिन अरसम के बगैर रहना उसके बस में नहीं था। सारा दिन अरसम के घर गुजारते रहती। अरसम की वालदा भी बहुत नर्म दिल खातून थी। उनको भी अनिया अपनी बेटी जैसी ही लगती थी। अनिया के आ जाने से उनका भी दिल लगा रहता था। अनिया को अपनी 15वीं सालगिरह पर मालूम हुआ कि अरसम अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा है। उस दिन वो बहुत रोई। अरसम से सारा दिन बात नहीं की। अरसम भी दुखी था अनिया से दूर जाने का सुनकर, पर वो मजबूर था। माँ बाप के बगैर कैसे अकेला रहा था। अरसम की लाख कोशिशों, वादों और कस्मों के बाद अनिया मान गई। अरसम ने उसको मोबाइल भी गिफ्ट किया, जिससे वो रोज वीडियो कॉल पर अनिया से बात करने का अहद कर चुका था। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन अरसम ने मोहब्बत का इजहार किया, अनिया को अपने और इरफान के रिश्ते का मालूम हो गया था। अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 15 साल अनिया ने अरसम को खुद से दूर कर दिया था, वो भी एक थप्पड़ मारकर। जब अरसम ने उसका हाथ थामा तो अनिया ने उसे खुद से मुतनफर करने के लिए उसे थप्पड़ मार दिया, और वो इससे दूर चला गया। अरसम का तोहफे में दिया हुआ मोबाइल अनिया के पास आज भी वैसे का वैसा रखा था। वो समझदार हो गई थी। अरसम की आंखों और उसके हर अमल से अनिया को अपने लिए मोहब्बत झलकती नजर आती थी। मोहब्बत तो अनिया को भी थी। उसकी कच्ची उम्र की मोहब्बत उसके लिए नासूर बन गई थी, जो अनिया को न जीने देती थी न मरने देती थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। 2 साल पहले अर्चन की वालदा हफ्सा बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मारिया और अनिया ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई को खैरबाद कर दिया था। 1 साल पहले हमाद साहब ने अच्छा लड़का देखकर मारिया की मंगनी कर दी थी। अब धूमधाम से उसकी शादी कर रहे थे। वो माजी से हाल में वापस आई और आंसू साफ करके किचन की जाने पड़ गई। मुकद्दर से कैसे लड़ सकती थी। मारिया की शादी के दिन करीब आ रहे थे। हशाम साहब और हमाद साहब भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए थे।
घर में हर सौ रंगों बू का समा था, लेकिन अरसम और अनिया तो जैसे सब कुछ हार चुके थे। इरफान ने कल ही तो मारिया की मायों वाले दिन अपने और अनिया के निकाह का ऐलान किया था। सब ही खुश थे सिवाय अनिया और अरसम के। अब तो वो दोनों एक दूसरे को देखने, सोचने का हक भी खोने वाले थे। दोनों में मुकम्मल तौर पर बातचीत बंद थी, लेकिन एक दूसरे से के दर्द से वो दोनों अच्छी तरह वाकिफ थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज शाम अन्या की मायूं थी और दोपहर को जोहर के बाद मारिया के साथ अन्या और इरफान का निकाह करने का भी फैसला किया गया। रो रो कर अब तो अन्या के आंसू भी खुश्क हो गए थे। आंसू थक गए थे, सर में दर्द की ठेसें उठ रही थी, लेकिन जुबान पर फकर लगाए खाली खाली नजरों से सबके मुसर्रत भरे चेहरे देख रही थी। निकाह का वक्त हो गया था। सलमा बेगम और मारिया अन्या के कमरे में उसके पास ही थी। मारिया का निकाह हो चुका था, अब अनिया की बारी थी। सलमा बेगम ने एक सुर्ख कढ़ाईदार खूबसूरत सा दुपट्टा अनिया के सर पर ओढ़ाया। अनिया किसी बुत की तरह बैठी थी, वो जाकर भी ये सब कबूल नहीं कर पा रही थी। अनिया वल्द सुल्तान, आपका निकाह अरसम हुसैन से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अनिया सर झुकाए काजी साहब के जुमलों पर गौर करने लगी। कहीं मेरा वहम तो नहीं? इतने में काजी साहब की आवाज उसके कानों से टकरा गई। अनिया ने जब भी कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। किसी ने धीमी आवाज में उसके कान में सरगोशी की, अनिया बोलो, सब तुम्हारे जवाब के मुंतजिर है। आवाज धीमी जरूर थी, लेकिन अनिया को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसकी है। अपने ऊपर जुल्म करने के लिए वाले की आवाज कोई कैसे फरामोश कर सकता है? अनिया ने बिना किसी तासुर है कबूल है कहा, तो सब जगह मुबारक हो की आवाजें गूंज उठी। सलमा बेगम और मारिया ने मोहब्बत से अनिया को गले लगाया। अनिया तो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसे ये सब ख्वाब जैसा लग रहा था। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे मालूम नहीं था। वो बस कुछ देर पहले होने वाले निकाह के लम्हों में खोई हुई थी। कमरे में सब जा चुके थे सिवाय एक शख्स के। वो था इरफान हिशा। आनिया, अरसम हुसैन, मुबारक हो तुम दोनों को। ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। इरफान ने अनिया के सामने बैठते दुआ दी तो अनिया ने बेयकीनी से इरफान की तरफ देखने लगी। मुझे ऐसे नहीं देखो, तुम्हारे शौहर को बुरा लगेगा। अनिया ने इरफान पर उलझी नजर डाली तो वो मुस्कुरा दिया। इतने में दरवाजा खुला। मारिया अरसम के साथ कमरे में दाखिल हुई। अरसम की खुशी इसके खूबसूरत चेहरे की चमक से झलक रही थी। अरसम सरशार सा बेड पर आकर बड़े हक से अनिया के पहलू में पुरजुमान हुआ। मारिया भी इरफान के सामने कुछ फासले पर बैठ गई। इरफान अनिया के सामने बैठा था। वो आंखों में सवाल लिए तीनों को देख रही थी, लेकिन जुबान से अभी भी कुछ न बोली थी। ये शायद उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे लग रहा था कि अभी उसकी आंख खुलेगी और सब ख्वाब की तरह गायब हो जाएगा। हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरी प्यारी बहन, ये सब सच है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है जिसकी तुम हकदार भी थी। मारिया ने प्यार से आन्या का चेहरा हाथों में लिए नरमी से कहा, वाकई यकीन कर लो, अब तुम सिर्फ अरसम हुसैन की हो। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सका। अरसम अपनी आंखों में मोहब्बत का जहान समेटे गोया हुआ। तुम सोच रही होगी ना कि ये सब कैसे हुआ? तो सुनो, इस सब की तवज्जो का मरकज इरफान था, जिसने अनिया को पूरी कहानी सुनानी थी। एक हफ्ते पहले, अरमिशा, आप अभी तक घर नहीं गए? ऑफिस का टाइम तो खत्म हो चुका है। मेज पर सर झुकाए बैठी अरमिशा को अपनी पुश्त पर इरफान की आवाज सुनाई दी तो अपने आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई। जी सर, बस जा ही रही थी। अरमिशा, एक मिनट रुको, यहाँ देखो मेरी तरफ, ऊपर करो चेहरा। इरफान अरमिशा को आंसू साफ करते देख चुका था। अरमिशा ने मस्तूरी मुस्कुराहट सजाए इरफान की तरफ देखा, मगर आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। अरमिशा, तुम रो रही थी, क्या बात है? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी मामा की तबीयत तो ठीक है ना? इरफान ने अपनी तरफ से उसे अंदाजा लगाया था। जी सर, अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ठीक है। अमीशा ने बेख्तियार आने वाले आंसू साफ करते हुए कहा, यहाँ बैठो प्लीज तुम। इरफान ने पास रखी कुर्सी पर इशारा करते हुए कहा। अमीशा खामोशी से बैठ गई। अब बताओ मुझे, क्या बात है, क्यों रो रही थी? इरफान ने दूसरी कुर्सी पर अनिया के सामने बैठते हुए इस्तफार किया। सर, मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अमीशा ने गर्दन झुकाकर धीमे लहजे में जवाब दिया। इरफान की हालत तो ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं बदन में। चेहरा जर्द हो गया, लब कुछ भी बोलने से इनकारी थे। कोई जवाब ना पाकर अमीशा ने नजरें उठाकर देखा। इरफान साकित बैठा खाली खाली नजरों से उसे देख रहा था। सर, आप ठीक है? इरफान का ऐसे रद्द अमल अमीशा को तजस्सुस में धकेल गया। क्यों कर रहा है शादी? मेरा मतलब, किससे कर रहा है? ये तो खुशी की बात है ना, तुम रो क्यों रही हो? इरफान ने अमीशा को उलझी नजरों से खुद पर मरकूज पाकर जुमला दर्ज किया। सर, मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि मरने का मकाम है, क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी अपनी उम्र के एक आदमी से कर रहे हैं। वो शराबी है, बाबा को बहुत सारे पैसे दे रहा है। एक तरह से मेरे बाबा ने मेरा सौदा किया है।
अरमीशा शिद्दत से रोती थी। इरफान के ऊपर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। कोई अपनी ही बेटी को इस तरह में रुस्वा कर सकता है क्या? अपनी अय्याशी के लिए अपनी बेटी की कीमत लगा सकता है क्या? इरफान का दिल लर्ज उठा था। उसने वक्त जाया किए बिना एक फैसला किया और अगले ही पल उस फैसले पर अमल दरामद किया था। अमीशा, जी सर, क्या तुम मेरी शरीके हयात बनना पसंद करोगी? अमीशा ने अपनी भीगी झुकी पलकें उठाई। इरफान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत के चमकते दीप देखकर वो दोबारा नजरें झुका गई। बोलो ना अमीशा, क्या मेरा साथ कबूल करोगी? जिंदगी भर के लिए। मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा या एहसान नहीं कर रहा। मैं तुम्हें पसंद करता। मेरे जज्बात मुझ पर आज आया हुए हैं जब तुमने अपनी शादी के बारे में बताया, इसलिए मैंने वक्त जाया किए बिना तुमसे इजहार कर दिया। अब तुम बता, क्या मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाना पसंद करोगी? इरफान खामोश हो चुका था। उसकी नजरें, उसका दिल अरमीशा के जवाब को मुंतजर थी। अरमीशा, कुछ तो बोलो प्लीज। इरफान बेसब्री से गोया हुआ। सर, मैं आपके लायक नहीं। मैं तो मामूली सी गरीब लड़की हूँ। मेरा और आपका क्या जोड़ है? अरमीशा अपने लड़ते लबों से सिर्फ इतना ही कह पाई। अरमीशा, मैं जानता हूँ तुम घबरा रही हो, डर रही हो। तुम परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे और मेरे घर वालों को राजी करना मेरा काम है। तो बस हाँ बोलो। इरफान ने अरमीशा को अपनी तरफ से हौसला देते हुए कहा। हमेशा यकीन बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी। इरफान जैसे अमीरजादों को भला मेरे जैसी आम सी लड़की कैसे भाग गई? अमीशा ने तो कभी गुमान भी नहीं किया था कि इरफान जैसा मर्द उसे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, लेकिन वो नाशुक्री नहीं थी। उसने उसी में अपने रब की रजा जानकर सर को इस बात में हिलाया। अरमीशा को खामोश इकरार इरफान को सरशार कर गया। अरमीशा, शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम अब बेफिक्र हो जाओ। और हाँ, हमारा निकाह अभी इसी वक्त होगा। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पहले घर जाकर अम्मी से इजाजत लेनी होगी। उनकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं दे सकती। अमीशा ने जल्दी से बोला कि मुबादन इरफान निकाह ही न पढ़वा दे। मैं अभी ड्राइवर को भेजकर तुम्हारी अम्मी को बुलवा लेता हूँ। राजी भी मैं खुद कर लूंगा उनको। इरफान ने बिना देर किए जवाब दिया। ड्राइवर को कॉल करके अरमीशा के घर का पता समझा दिया। इरफान एक दो बार देर होने की वजह से अरमीशा को घर छोड़ने गया था, तो उसे अरमीशा के घर का पता पहले से मालूम था। इरफान ने दूसरी कॉल अरसम को की। हेलो इरफान, घर कब आएगा यार? टाइम देख, कितनी देर कर दी है तूने। अरसम कॉल उठाते हुए शुरू हो गया था। ओ चुप तू हो, मुझे तो बोलने दे, बक बक किए जा रहा है। इरफान ने अरसम की चलती जुबान की ब्रेक लगाई। अच्छा चुप हो जा, अब तू बोल। अरसम ने मुंह बनाया। मेरी बात ध्यान से सुन। एक अदद काजी और मारिया को लेकर मेरे ऑफिस पहुंच। कोई पूछे तो कह देना इरफान ने बुलाया है। शॉपिंग पर जा रहे हैं हम। क्या? क्यों? काजी क्यों? किस लिए? और मारिया रुक को लेकर क्यों? अरसम के सर पर से गुजरी थी इरफान की सारी बातें। यार इरफान, तू ऑफिस तो पहुंच, बताता हूँ तुझे फिर मैं सब। इरफान अपनी कहकर कॉल काट चुका था। अरसम उलझ कर रह गया। मारिया, इरफान शॉपिंग के लिए बुला रहा है, अभी कॉल आई है उसकी। मेरे पास चलो और चलते हैं। अरसम ने लाउंज में बैठी मारिया से कहा। क्या शॉपिंग? लेकिन इन्होंने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया शॉपिंग का। मारिया मुतजस्सिस सी गोया हो। मुझे अभी उसने कॉल करके तुम्हें ले आने को कहा है। क्या मालूम वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हो। अरसम ने मारिया की आंखों से इशारा करते हुए कहा। बेटा चली जाओ, बहुत खुशनसीब हो जो भाई शॉपिंग करवा रहा है, वरना आजकल के लड़के तो शॉपिंग के नाम से दूर भागते हैं। सलमा बेगम ने भी अपना हिस्सा डाला। अच्छा भाई, मैं अभी अनिया को लेकर आती हूँ, हम इसको भी लेकर चलता है। मारिया चहकती हुई सोफे से उठ कर हुई। नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हें और मुझे बुलाया है। इरफान ने। जल्दी तैयार होकर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरसम अपनी बात पूरी करता घर से बाहर चला गया था। मारिया और सलमा बेगम एक दूसरे को अफसोस से देखती रह गई। किचन में काम करती अनिया के आंसू से दो मोती बेमोल हुए थे। क्या उसका हक नहीं था कि वो भी सबके साथ बाहर जाए, अपनी मर्जी से खरीदारी करे? अन्य सब बस सोच कर ही रह गई थी। सर, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं निकाह में? मुझे वक्त तो दें कुछ। अमीशा झिझकती हुई बोली थी। अमीशा, निकाह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे वालिद तुम्हारा निकाह जबरदस्ती उस शराबी से करना भी चाहे तो नहीं करवा सकेंगे। निकाह के बाद मुझे हक मिल जाएगा, मैं तुम्हारी बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकूं और किसी को भी बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैं एक दो दिन में अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूंगा। इरफान ने नरमी से अरमीशा को अपना मौकफ बयान किया। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। अरमीशा इरफान की बात पर मुत्तफिक हुई थी। वो अपने बाप को जानती थी। उसके बाप का भरोसा नहीं था कि वो मार पीट कर अरमीशा को निकाह जबरदस्ती करवा सकता था। ऐसे में से इरफान की बात दुरुस्त लगी। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी है भाई? हम तो इरफान भाई के साथ मॉल जा रहे थे ना शॉपिंग पर।
अरसम को मस्जिद के सामने गाड़ी रोकते देख मारिया ने सवाल किया, कोई शॉपिंग नहीं है पर जा रहे हम हमने झूठ बोला था। मैंने तुम्हारे भाई को एडवेंचर सरंजाम देने वाला है, जिसके लिए इसे एक अदद काजी और हम दोनों की जरूरत है। अब तुम चुपचाप बैठो, मैं काजी को लेकर आता हूँ। अरसम मारिया को हदायत देता कार से उतर गया। मारिया तके लहजे में मसरूफ हो गई। सर, मैं ले आया मैडम को। ड्राइवर ने मुहज़्ज़ब अंदाज में इरफान को इत्तला दी। अरमिशा ने अपनी वालदा को कॉल करके ड्राइवर के साथ ऑफिस में आने का पहले ही कह दिया था। वो परेशान होती फौरन आ गई थी। मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? मुझे क्यों बुलाया तूने इतनी जल्दी में? अफीफा बेगम ने आते ही अरमिशा को गले से लगाते हुए पूछा था। अम्मी, सब ठीक है, सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरमिशा ने अफीफा बेगम का ध्यान सामने कुर्सी पर बैठे इरफान की तरफ किया। वो सब इस वक्त इरफान के केबिन में थे। इरफान अपनी कुर्सी पर बैठा था। अरमिशा अपनी माँ को लेकर सोफे पर बरजमाल थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इरफान ने अदब से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, आपको क्या बात करनी है मुझसे? अफीफा बेगम ने घबराते हुए कहा, आंटी, मैं आपसे आपकी बेटी अरमिशा से अभी इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ, बस आपकी इजाजत दरकार है। इरफान की बात सुनकर अफीफा बेगम हैरान परेशान होगी। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसे कैसे निकाह कर दूं अपनी बेटी का? मुझे अपने शौहर से बात करनी होगी इस सिलसिले में। अगर आप मेरी बेटी से निकाह करना भी चाहते हो तो अपने घर वालों को रिश्ता लेकर बेचो हमारे घर। मेरी बेटी मुझ पर बोझ तो नहीं है जो इसको ऐसे ही ब्याह दो। अफीफा बेगम ने एक अच्छी माँ होने का सबूत देते इरफान को समझाने वाले अंदाज में जवाब दिया। आंटी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 1-2 दिन में अपने घर वालों को रिश्ता लेकर बेचूंगा। और जहाँ तक आपने आपके शौहर की बात है, वो तो मुझे अरमिशा के जरिए मालूम हो गया है कि वो कितने जिम्मेदार बाप है। कोई बाप अपनी ही बेटी की कीमत कैसे लगा सकता है? आंटी, आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी भी खुश रहे, ऐसे में एक अच्छा शरीक हयाती से भी मिले? बेटा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करो, बेटी की माँ होना डर लगता है। मेरी बच्ची ने बहुत दुख सहे है, बहुत मेहनत की इसने, मैं कैसे किसी पर जल्दी से यकीन कर लूं? अफीफा बेगम ने अरमिशा को खुद से लगाते हुए कहा। अरमिशा खामोश बैठी इरफान और अपनी माँ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। आंटी, एक मर्तबा अरमिशा से मेरा निकाह करवा दे, मैं आपके सारे शिकवे शिकायत दूर कर दूंगा और यकीन दिलाता हूँ अरमिशा को और आपको कभी अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इरफान के लहजे में मजबूती और आंखों में सच्चाई देख अफीफा बेगम का सर खुद ब खुद इस्बात में जमिश कर गया था। कुछ देर में अरसम और मारिया भी पहुंच चुके थे। दोनों को इरफान के निकाह का सुनकर 100 वॉट का झटका लगा था, लेकिन इरफान ने दोनों को बाकी बात निकाह के बाद बताने का कहकर निकाह शुरू करवा दिया था। दोनों बिन पानी मछली की तरह तरफते रहे इस निकाह का मकसद जानने के लिए, लेकिन इरफान ने दोनों को आंखों को दिखाकर खामोश करवा दिया था। इजाबो कबूल के बाद सब ने इरफान को मुबारकबाद दी, जो इरफान ने खुशी खुशी वसूल की। इरफान के साथ एक ड्राइवर, एक चौकीदार और अरसम था। मारिया और अफीफा बेगम, अरमिशा तीनों अलग कमरे में मौजूद थी। मारिया को अपनी अरमिशा भाभी बहुत अच्छी लगी। उसने भी पुरजोश अंदाज में अरमिशा के गले लगकर उसको मुबारकबाद दी। अफीफा बेगम की आंखें बार बार खुशी से अश्बार हो रही थी। अरमिशा और अफीफा बेगम को अपनी तरफ से मुतमईन करके इरफान ने ड्राइवर के साथ घर छुड़वा दिया था। उसने महरम होने के बावजूद अरमिशा का चेहरा देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उसके कहना था वो एक ही दफा सही से देखेगा जब अरमिशा उसके घर में आएगी। फकत तू ही मेरा कुल सरमाया है, बाकी सब बेमतलब बेमाया है। जबकि मारिया ने अरमिशा की खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी, जिस पर इरफान मुस्कुरा रहा था। सबकी रुखसत होते ही अरसम और मारिया ने इरफान को आड़े हाथों लिया। इरफान ने बिना चू चरा किए सारा किस्सा दोनों को सुना डाला। दोनों को अरमिशा के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। इरफान, अन्या का अब क्या होगा? तुमने उसके बारे में नहीं कुछ सोचा? वो बेचारी क्या करेगी? अरसम को अनिया की फिक्र सताने लगी। जी भाई, अनिया का क्या होगा? मारिया ने भी अनिया के लिए फिक्र जाहिर की। अनिया को तो रख ले अरसम। इरफान ने संजीदगी से क्या क्या बकवास कर रहा है तू? अनिया कोई बेजान शय नहीं है जिसके बारे में ऐसा कह रहा है तू। जीती जाती लड़की है, तू क्यों ऐसे किसी के जज्बात से खेल रहा है? इरफान की बेतुकी बात पर अरसम के तेवर बिगड़े थे। जी भाई, अरसम भाई ठीक कह रहे हैं, क्यों करते हैं आप अनिया के साथ इतनी नाइंसाफी? वो खामोश रहती है लेकिन उसकी वीरान आंखों में दर्द की गहरी छाप है। क्या आपको नजर नहीं आती उसकी तकलीफ? ओ शट अप यार, तुम लोग मेरी पूरी बात तो सुन लो। अनिया के वकील बने हुए तुम दोनों। इरफान की दहाड़ पर दोनों की चलती जुबान को करा रहा है। और तुम क्या कह रहे थे? मैं अनिया के जज्बात से खेल रहा हूँ। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? ये जो तुम होश हशाश विशाश नजर आते हो ना, सब दिखावा है। अंदर से तुम भी टूटे हुए हो।
तुम्हारा ये दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ है, जिसको सिर्फ तुम अनिया ही जोड़ सकती है। इरफान ने अरसम के दिल के मुकाम पर अपनी शहादत की उंगली रखी थी। इरफान के आखिरी जुमले पर अरसम ने अपना झुका सर उठाया। मारिया ने भी हैरानगी से अपने भाई को देखा। क्या मतलब? तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरसम की जुबान अब उसका साथ देने से इनकारी थी। ये ड्रामा करना बंद करो, या तुम दोनों के दिलों के हाल से अच्छी तरह से वाकिफ हो। उस रात दोनों तुम छत पर जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो मैंने सब सुन चुका हूं मैं। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, वो भी बचपन से। अनिया सुल्तान तो इरफान हिशाम की कभी थी ही नहीं। उसके दिल पर तो कच्ची उम्र में ही अरसम हुसैन का नाम नक्श हो चुका था। तुम दोनों अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रहे थे मुझ जैसे खुदगर्ज की खातिर, जिसने तुम्हारा दर्द दिल जानने के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटाए। देश में आकर निकाह का ऐलान तक कर बैठा, लेकिन जब आज अरमिशा ने अपनी शादी के बारे में बताया तो मेरे जज्बात मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो गए। तुमने सही कहा था अरसम, मुझे अरमिशा से मोहब्बत हो गई है। अब मैं मजीद तुम दोनों पर जुल्म नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरी शादी अरमिशा और तुम्हारी अनिया से होगी। फिर ले जाना अपनी पड़ी को अपने साथ। इरफान अपने चेहरे पर आई नमी साफ करते हुए खामोश हो गया। अरसम भी अपनी आंखों के भीगे कोशों को साफ करता इरफान के गले लग गया। मारिया ने भी अपना भीगा चेहरा अपने आंचल से पूछा। वो खुश थी अपनी अजीज जान कजन के लिए। उसके बाद तीनों ने अनिया को निकाह वाले दिन सरप्राइज देने का फैसला किया। रास्ते से थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बाद वो तीनों घर वापस आ गए। अरसम ने कुछ चीजें अपनी पसंद से अनिया के लिए भी ली थी, जो मारिया ने अपने नाम से दे दी थी। अनिया ने खामोशी से सारा सामान लेकर अलमारी में बंद कर दिया था। उसको चाहिए नहीं थी इन चीजों की, वो तो बस इरफान के खौफ से आजाद होकर जीना चाहती थी, जो उसको नामुमकिन ही ख्वाहिश थी लगी। रात को सब खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे। एक इरफान था जो अपने हमाद मलिक के कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। वो बार बार दरवाजे के लॉक पर हाथ रखता और पीछे हटा लेता। कमरे में बैठे हमाद साहब भी मशकूक नजरों से दरवाजे को देख रहे थे। उनको भी गुमान हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। वो कुछ लम्हे तो खामोश बैठे रहे, फिर कड़कदार आवाज में गोया, कौन है दरवाजे के बाहर? अंदर आओ। हमाद साहब की आवाज पर इरफान के कदम थमे, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकी। कौन है बाहर? जवाब दो। हमाद साहब छड़ी की मदद से उठ खड़े हुए। वो अपने ज़ईफ कदम उठाते दरवाजे की तरफ चल पड़े थे। दादा जान, मैं हूँ। हमाद साहब के दरवाजे तक पहुंचने से पहले इरफान दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो चुका था। बरखुरदार, क्या तुम इतनी देर से हमारे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे थे? हमाद साहब छड़ी रखकर दोबारा अपने बिस्तर पर बेशमान हो गए थे। जी दादा जान, उस समय मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। इरफान ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। अच्छा अच्छा, आ जाओ, यहाँ बैठो हमारे पास। हमाद साहब अपने शफीक लहजे में बोले। इरफान सर झुकाए हमाद सर के सामने बैठा था। हाँ, अब बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? वो दादा जान, मुझे अनिया और अपने मुतालिक आपसे बात करनी है। इरफान ने बामुश्किल अपना झुका सर उठाकर हमाद साहब के चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश की। जी बेटा बोलो, हम सुन रहे हैं। वो दादा जान, मैं अनिया से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इरफान, तुम अपने हवासे में हो? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुमने कसम खाई है उस बच्ची को अजीतों के कुएं में धकेलने की? हमाद साहब की नरमी सख्ती में तब्दील हो गई थी। दादा जान, क्या आपको कभी भी हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कोई भी पसंदगी नजर आई है, या हमारे किसी अमल से आपको ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं? इरफान की बात पर हमाद साहब भी मुत्तफिक होते नजर आए, लेकिन बोले कुछ नहीं। दादा जान, वो लड़की है, हो सकता है उस रिश्ते को निभा भी ले, लेकिन वो अनचाहा रिश्ते में नहीं निभा सकूंगा। मैं उसको वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो हर बीवी अपने शौहर से चाहती है। दादा जान, मैंने बहुत ज्यादती की इसके साथ, मजीद नहीं कर सकता। प्लीज दादा जान, मेरी बात मान ले। इरफान हिमाद साहब के सामने हाथ थामते अपनी बात मुकम्मल कर गया था। बेटा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तुमने खुद निकाह का कहा था उस दिन, और फिर उसके माँ बाप की भी तो यही ख्वाहिश थी। मैं कैसे उन दोनों की ख्वाहिश रद्द कर दूं? हमाद साहब ने इरफान की बात समझते हुए तहम्मुल से जवाब दिया। दादा जान, मुझे यकीन है चाचू चाची हयात होते तो ये रिश्ता खुद ही खत्म कर देते। कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी ऐसे शख्स के हवाले करेंगे जिससे मोहब्बत तो क्या, नरमी से बात करना भी पसंद नहीं करता। जहाँ तक निकाह की बात है, वो उसी दिन होगा जिस दिन तय पाया था। आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाए। अनिया के लिए मैंने लड़का ढूंढ लिया है और उसे वो बहुत चाहता है, वो भी बचपन से, और मुझे यकीन है कि आपको भी उसे अपना दामाद बनाने में कोई मसला नहीं होगा। क्या लड़का? कौन लड़का? हमें भी बताओ। हमाद साहब तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर गोया हुए। वो लड़का अरसम है दादा जान, वो बहुत चाहता है अनिया को। वो तो रिश्ते की बात करने वाला था, लेकिन हमारी मंगनी का सुनकर पीछे हो गया। अब बताए, आप क्या फैसला है आपका? दादा जान,
عرفان کے جواب کے منتظر تھے. بیٹا ارسم تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا بچہ ہے، لیکن ہمیں وہ بہت پسند ہے، پر ہمیں پہلے انیا سے بات کرنی ہوگی. اس کی مرضی کے بغیر ہم اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے. دادا جان، انیا کو کچھ نہیں معلوم ہونا چاہیے. ہم سب اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں. جب اسے ارسم جیسا محبت کرنے والا شوہر ملے گا، وہ مجھے سے جلاد سے جان چھوٹے گی تو وہ خود ہی خوش ہو جائے گی. عرفان نے اپنا سرپرائز خراب ہوتے دیکھا تو فوراً جھوٹ کا سہارا لیا. انیا کا کردار کسی کی نظروں میں مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا. ارسم کے لیے انیا کو سچی محبت کی وہ قدر کرتا تھا. عرفان بیٹا، یہ تو ناانصافی ہوگی اس کے ساتھ، ہم ایسا نہیں کر سکتے. حماد صاحب کو انیا سے یہ بات چھپانا اچھا نہیں لگا. دادا جان پلیز مان جائیں، پلیز پلیز، کیا آپ کو بھروسہ نہیں اپنے پوتے پر؟ عرفان نے معصوم سی صورت بنا کر بچوں کے سے انداز میں کہا. تو حماد صاحب مسکرا دیے. اچھا ٹھیک ہے برخوردار، جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا، لیکن پہلے ہمیں ارسم بیٹے سے بات کریں گے، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے. شکریہ دادا جان، آپ اب آرام کریں، میں بھی چلتا ہوں. عرفان اٹھنے ہی لگا تھا کہ حماد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا لیا. بچے اتنی جلدی کیا ہے، پہلے ہمیں اپنی پسند کے بارے میں تو بتاؤ. او دادا جان، میں تو بھول ہی گیا. عرفان سچ میں یہ بات فراموش کر گیا تھا. اچھا بتا، کون ہے وہ لڑکی؟ حماد صاحب کا پوچھنا تھا کہ عرفان نے پوری کہانی سنا ڈالی، یہاں تک کہ اپنے نکاح سے بھی آگاہ کر دیا حماد صاحب کو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارمیشہ سے نکاح کا فیصلہ غلط نہیں تھا. حماد صاحب عرفان کے اس اقدام سے بہت خوش ہوئے. برخوردار، تم نے تو ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا، ہمیں فخر ہے تم پر. حماد صاحب نے کھڑے ہو کر عرفان کو گلے سے لگا لیا، محبت سے اس کی کمر تھپکی. تو بتاؤ، کب ملوا رہے ہو ہمیں اپنے بہو سے؟ کل ہی چلے جائیں گے آپ رشتہ لے کر ارمیشہ کے گھر. ماما پاپا کے ساتھ ان کو اب آپ خود منائیں گے نا؟ عرفان نے شرارت سے کہا تو حماد صاحب مسکراتے گردن ہلا کے. تو وہ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے. عرفان نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا. حماد صاحب بستر پر دراز ہو گئے. عرفان کمرے کی بتی بجھاتا کمرے سے نکل گیا. دوسرے دن حماد صاحب نے ارسم سے عرفان کی بات کی تصدیق کی تو ارسم نے بلا جھجک حامی پڑھ لی اور حماد صاحب کو یقین بھی دلایا کہ وہ انیا کو بہت خوش رکھے گا. زندگی میں کبھی بھی ان کو اپنے فیصلے پر ندامت نہیں ہوگی. عرفان صاحب قائل ہو گئے تھے. پھر انہوں نے جانے کس طرح حشام صاحب اور سلمہ بیگم کو راضی کیا. سلمہ بیگم کے دل میں سکون ہی سکون اترا. اپنی اکلوتی بہن کی نشانی کو ارسم کو سونپتے. وہ ان دونوں کی دوستی سے بچپن سے واقف تھی اور انیا کے نزدیک ارسم کی پسندگی جان کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ زبردستی انیا سے رشتے بننے کی سزا عرفان تو دے رہا تھا اس معصوم کو، لیکن اب اسے محبت کرنے والا شخص مل رہا تھا. وہ بہت خوش تھی. حشام صاحب بھی انیا اور عرفان کے مابین تعلق سے اچھی طرح واقف تھے. وہ بس بچوں کو بسا ہوا اور خوش دیکھنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کے راضی ہونے کی. شام کو ہی وہ لوگ ارمیشہ کے گھر رشتہ لے کر گئے اور پہلی ملاقات میں ان کو باپردہ ارمیشہ پسند آ گئی. نمل اور انیا کے ساتھ ارمیشہ کی شادی کا فیصلہ کیا گیا. ارسم نے اپنے بابا کو بلا لیا تھا. وہ انیا کو بہت پسند کرتے تھے. اس کی دلی مراد بھر آئی اور اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھے. عرفان نے اپنے اثر و شوق سے ارمیشہ کے والد کو کچھ دن کے لیے جیل بھی ڈلوا دیا تھا تاکہ اس شادی میں کوئی بدمزگی پیدا نہ کر سکے اور ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. ارمیشہ اور فیفا بیگم کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن ان کو عرفان کا فیصلہ درست لگا اور بس پھر آج نکاح ہو گیا. اب تو میری بیوی ہو جس کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں. آرام چہچہاتا وہ شوق لہجے میں بولا تو سب کھلکھلا اٹھے. انیا شرما کر نظریں چکا گئی. شرمگین مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی. عرفان نے بھی انیا سے اپنے سابقہ برداؤ کی معافی مانگ لی تھی. انیا نے دل سے عرفان کو معاف کر دیا. بارات ولیمے کی تقریب بہت اچھے سے ہو گئی. ماریا رخصت ہو کر اپنے سسرال سدار کی تھی. ارمیشہ کی بارات والے دن عرفان نے زاہد صاحب کو رہا کروا دیا تھا. کچھ دن کے جیل میں گزار کر اور پولیس کے ڈنڈے کھا کر زاہد صاحب سدھر گئے تھے. ارمیشہ کی رخصتی کے وقت وہ بھی آبدیدہ ہو گئے تھے. ارمیشہ کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے سابقہ رویے کی معافی کے ساتھ دیر و دعاؤں کے حصار میں انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا. انیا اور ارسم ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے. انیا کی ویران آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی. ارسم اس کو زندگی کی طرف دوبارہ لے آیا تھا. چاندنی رات تھی، وہ میرے ساتھ تھی. میری زندگی کی وہ خوبصورت رات تھی. رات کا وقت تھا. چاند کی روشنی اپنے عروج پر تھی. چھت پر بیٹھے دو نفوس ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے چاند کا عکس ہی معلوم ہو رہے تھے. انیا اور ارسم کا آج اس گھر میں آخری دن تھا. کل ان دونوں کی لندن کی فلائٹ تھی. ارسم کے بابا ولیمے کے دوسرے دن ہی واپس لندن چلے گئے تھے. انیا اس دن کا ہم نے کتنا انتظار کیا تھا. اتنی اذیت کے بعد ہم ایک دوسرے کے ہو ہی گئے.
अरसम चांद की रोशनी में दमकता हुआ अनिया का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में बढ़ता मोहब्बत से गोया हुआ। अरसम, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा लगता था मैं घुट घुट कर एक दिन इस जहां फानी से रुखसत हो जाऊंगी, लेकिन मुझे आपका साथ मुयस्सर नहीं आएगा। अनिया की आंखों से शबनम के कतरे गिर रहे थे। अरसम ने अनिया के रुखसार पर बहते अश्क अपने लबों से चुने और उसे खुद में बेच लिया। उस खुदा के सिवा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जाने अरसम, मुझे भी यकीन हो गया है कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता सिवाय उस खुदा के। अनिया सिर्फ अरसम की है और अरसम सिर्फ अनिया का। अरसम ने एक टुकड़ा जोड़ा था। देख लिया मैंने, कहा था ना, ये हीर रांझा यही मिलेंगे। इरफान की आवाज पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तुम हमेशा कबाब में हड्डी बनकर आ जाया करो अमीशा, तुम समझाती नहीं हो उसको। अरसम ने इरफान को जाते हुए अमीशा को भी हदायत की। ये क्या समझाएगी, ये खुद मेरे इशारों कर जाती है। हाँ तो तुझ जैसा जल्लाद शोहर होगा तो बेचारी और कर भी क्या सकती है। उफ भाई, चुप हो जाओ अब दोनों। इरफान भाई, आप बताएं, क्यों तलाश कर रहे थे हम दोनों को? अनिया ने इन दोनों को दरमियान अपनी टांग अड़ाई। मारिया की कॉल आई थी, वो कुछ देर में आ रही है अफान के साथ। तो मैंने सोचा कि कल तुम लोगों को रुखसत रुखसत हो जाओगे तो हम सब मिलकर बाहर खाना खाने चलते हैं। गुड आइडिया, चलते हैं सब। अरसम में पुरजोश सा बोला था। मारिया और उसकी शौहर अफान के आने के बाद सब भी बाहर खाने के लिए निकल गए थे। अन्या, ये अरसम का बच्चा तुम्हें तंग करे ना, एक कॉल करना, दिमाग ठीक कर दूंगा मैं इसका। वो सब हवाई अड्डे पर खड़े थे। इरफान की इतनी देर अन्या को हदायत कर रहा था। तुम साथ क्यों नहीं चल लेते? हमारे कब से भड़का रहा है तुम्हारी बीवी को। अरसम जल कर गोया हुआ। तुम तो बुरा ही मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। इरफान अरसम से बगलगेर होता हुआ बोला, अच्छा चल, खुदा हाफिज, ख्याल रखना सबका, और हो सके तो लंदन भी चक्कर लगा लेना। अमीशा को भी साथ आना। हाँ हाँ, जल्दी चक्कर लगाऊंगा। वो दोनों बगल घेर हुए थे, फिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए थे। इरफान, ये टीना कौन थी? कौन टीना? अनिया, बने मन ज्यादा। अरसम ने मुझे सब बता दिया, आपकी और आपकी सेक्रेटरी के बारे में। अमीशा ने हल्की से गोया कहा, ओ छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे मैं। अरफान पीछे मुड़कर खुद से दूर जाते अरसम को घूरता ऊंची आवाज में बोला, पकड़ तो ले पहले। अरसम ने वहीं से हाँक लगाई थी, फिर हंसता हुआ अनिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। अमीशा, मेरी जान, ये अरसम झूठ बोल कर गया है तुमसे। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? इरफान ने मोहब्बत से अमीशा का निकाब में छुपा चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामा। मुझे यकीन है आप पर, मैं तो बस अरसन भाई का दिल रखने के लिए थोड़ी सी खफा हुई थी आपसे। बहन का फर्ज भी तो अदा करना था ना। अमीशा ने अपनी अजीब सी मंतिक सुनाई। ओके चलो, मैं तुम्हें आंटी अंकल से मिलवाने लेकर चलता हूँ, फिर घर चलेंगे। वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। दिलों में कदूत मिट गई थी। एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी उन चारों की मुंतजर थी।